नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। जो पहला प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 22, पर्सन्स लायबल टू रजिस्टर। चलिए देखते हैं हु आर दी पर्सन्स लायबल टू रजिस्टर। फर्स्ट, a person whose aggregate turnover in a financial year exceeds specified limits. A person whose aggregate turnover in a financial year, बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है in a financial year, not based on preceding financial year. अगर फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट्स एक्सीड करता है देन यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। एंड लिमिट्स हमने याद किया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में। इफ इट इज गुड्स प्लस सर्विसेज और ओनली सर्विसेज 10 लाख 20 लाख। 10 लाख वाज MTNM, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। 20 lakh was all other states. If you are only dealing in goods, in that case you had 10, 20 and 40. 10 was applicable for MTNM, Manipur, Tripura, Nagaland, Mizoram, and 20 lakh was applicable for Mast UP, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, Telangana, Uttarakhand and Pondicherry. 40 lakh for all other states and union territories. तो जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड वन is a person who was registered under the earlier law. Now any person who was registered under the earlier law has to register under GST. हाँ, earlier law का मतलब यहाँ क्या हुआ, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट। आप अगर इन लॉज में रजिस्टर्ड थे तब आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी था। दिस हैपेंड इन जुलाई 2017 जहाँ सारे मूव कर गए थे GST में, और फिर जब कुछ लोगों का टर्नओवर कम था कंपेयर टू 20 लाख तब उन्होंने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया। ठीक है। थर्ड, ट्रांसफरी इन अमालगमेशन। अगर अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर के केसेस हैं तब ट्रांसफरी हैज टू रजिस्टर मैंडेटरीली। एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसफरी इन सक्सेशन। देखिए, सक्सेशन हो सकता है ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर और इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू सेल ऑफ बिजनेस। इन ऑल सच केसेस जो ट्रांसफरी रहेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना है इफ द ट्रांसफरर वाज रजिस्टर्ड। द ट्रांसफरर वाज रजिस्टर्ड एंड द ट्रांसफरी इज ऑल्सो लायबल टू रजिस्टर। समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जिसका नाम है सेक्शन 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट आर द केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी? चलिए देखते हैं। पहला, अ पर्सन एंगेज्ड इन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तब यू हैव टू रजिस्टर मैंडेटरी। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंटरस्टेट पे रजिस्ट्रेशन लेना है, पर सर्विसेज के लिए अ रिलीफ इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23, दैट इज पर्सन्स नॉट लायबल टू रजिस्टर। इसीलिए हम लोग यहाँ सिर्फ लिखेंगे इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी, इवन इफ योर टर्नओवर does not exceed specified limit। अगर ये लिमिट आपके एक्सीड नहीं हो रहे, एक इंटरस्टेट सप्लाई आप किया, then you have to register। समझ में आया? So interstate goods mandatory। Second, if you are a person liable to pay under RCM, if you are a person liable to pay under RCM, compulsory registration। तब लिमिट चेक नहीं करना, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख कुछ नहीं। अगर आपको RCM पे करना है, चाहे वो GTA टू फैक्ट्री हो, इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी हो, रिकवरी एजेंट टू बैंक्स हो, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंक्स हो, इन ऑल दीज केसेस रेसिपिएंट इफ ही इज लायबल टू पे अंडर RCM
he has to register mandatory. ठीक है. Then the third one is a person who supplies through eco, who is required to collect tax under section 52. देखिए TCS आप अभी नहीं पढ़ते, but if you are a person who is liable to pay tax and you are supplying through eco, in such cases you have to register mandatory. सर यहाँ हम लोग फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं या सेलर और फ्लिपकार्ट की? हम यहाँ बात कर रहे हैं सेलर ऑन फ्लिपकार्ट. ठीक है. फोर्थ वन इज इको हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 95. 95 याद आया? 95 वेयर ओला उबर, दैट मीन्स ओला उबर हैज टू रजिस्टर मैंडेटली. उन लोग के पास ऑप्शन नहीं है. फिर मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, अगर होटल इज अनरजिस्टर्ड देन Make My Trip is liable to pay tax. In such cases, Make My Trip has to register mandatorily irrespective of turnover. ठीक है. फिर आता है एजेंट. सर ये एजेंट कौन सा हुआ? शेड्यूल 1 वाला एजेंट जो अपने नाम पे बिलिंग करता है. An agent who bills in his own name will be covered under section 24. उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा. Then comes CTP and NRTP. इसका डिस्कशन आगे आएगा. Then you have a person who is required to collect tax, a person who is required to deduct tax, ISD and OIDAR service provider and persons notified. Now this you don't study at inter level. तो TCS, TDS, ISD, OIDR ये सब आप इंटर लेवल में नहीं पढ़ते, तो this will not be relevant for you. ठीक है. Okay. Now coming to an important discussion which is section 23. यहां है persons not liable to register. ध्यान से देखना. The first person who is not liable to register is a person who is engaged in only exempt goods or exempt service. मतलब वो सिर्फ exempt goods और exempt service सप्लाई करता है. Tell me one thing. अगर कोई सिर्फ एग्जाम गुड्स और एग्जाम सर्विस सप्लाई करता है तो वो रजिस्ट्रेशन लेके करेगा क्या? बिकॉज हिज आउटपुट विल बी जीरो, हिज आईटीसी विल बी जीरो. व्हाई विल ही टेक रजिस्ट्रेशन? व्हाई विल ही फाइल जीएसटी रिटर्न्स? दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज सेड इसका टर्नओवर कितना भी हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग ओनली एग्जाम गुड्स और एग्जाम सर्विसेज, नो नीड टू रजिस्टर. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है? ओनली exempt गुड्स और सर्विसेज. मतलब अगर एक डॉक्टर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टर्नओवर 80 लाख, इज ही रिक्वायर्ड टू रजिस्टर? बट डॉक्टर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देने लगता है. सर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देगा, तब कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा तो जीएसटी लगता है. हाँ, तब उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. पर सर डॉक्टर के फीस पे भी जीएसटी भरेगा ना? Then he will discharge GST only on his taxable supply. Okay. Second person who is not liable to register is a person who only supplies something which is covered by RCM. एक एग्जाम्पल लेते हैं. इंश्योरेंस एजेंट. बताइए इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी कौन टैक्स पे करेगा? सर इंश्योरेंस कंपनी. तो इंश्योरेंस एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? ये आंसर इज नो. ठीक है. थर्ड वन इज एग्रीकल्चरिस्ट. एग्रीकल्चरिस्ट इज ऑल्सो नॉट लायबल टू रजिस्टर टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड. बट याद रखिएगा एग्रीकल्चरिस्ट इंडिविजुअल या HUF इज ओनली अलाउड. Anyone else will not get the benefit under section 23. Fourth one is a person supplying service through e-commerce operator up to registration limit. ये ध्यान से देखना. Service through e-commerce operator up to registration limit. अब ध्यान से देखो. सर ये तो क्लैश हो गया. यहाँ लिखा हुआ है सर्विसेज थ्रू इको और गुड्स थ्रू इको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. यहाँ सर्विसेज थ्रू इको चेक रजिस्ट्रेशन लिमिट.
तो एक्चुअल में करना क्या है, अब ध्यान से देखो. If you are supplying through e-commerce operator, then check. If you are supplying goods through e-commerce operator, then mandatory registration. ठीक है. If you are supplying services through e-commerce operator, then registration limit. अगर आपका registration limit क्रॉस हुआ है तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. डिफरेंस समझ में आया? यस. बट कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर का बात कर रहे हैं? हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स. पर पीसीएस प्रोविजन अंडर जीएसटी वी डोंट रीड इट एट दिस लेवल. ठीक है. देन लास्ट वन इन दिस इज इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स. अप टू 10 लाख 20 लाख. अब सर पहले तो आपने पढ़ा है कि इंटरस्टेट गुड्स का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है. अब आप बोल रहे हो इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स का 10 लाख 20 लाख चेक करना है. हाँ, बी केयरफुल. इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए भी गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दिया है कि यू कैन चेक रजिस्ट्रेशन लिमिट. मतलब अगर हम लोग इसका भी समरी बनाए तो देखिए ध्यान से. इफ यू आर सप्लाइंग इंटरस्टेट, अब बताओ अगर मैं इंटरस्टेट सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, क्या मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं सर. तब हम लोग चेक करेंगे 10 लाख 20 लाख. और अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो सर गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो ना तो बताओ हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहे हो या अदर गुड्स कर रहे हो. अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहे हो तो वापस रजिस्ट्रेशन लिमिट चेक होगा. और अगर अदर गुड्स कर रहे हो तो इन दैट केस इट वुड बी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. समझ में आया? सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 22, 23, 24. एक बार पूरा सम अप करते हैं. ध्यान से देखो. सेक्शन 22, a person whose aggregate turnover exceeds specified limit has to register. Second, a person who was registered under the earlier law. Third, transfer in amalgamation. Last one, transfer in succession. Compulsory registration. Interstate taxable supply of goods. RCM. If you are a person liable to pay under RCM, if you are supplying through e-commerce operator, but हमने देखा कि सर्विसेज के लिए बेनिफिट है. इको who is required to pay tax under 9(5), agent under schedule 1, casual taxable person, non-resident taxable person, and कुछ पॉइंट जो आपके सिलेबस में नहीं है. And person not liable to register, a person who is only providing exempt goods or service, not required. A person who is only supplying something which is covered under RCM, not required. Agriculturist being individual or HUF, services through e-commerce operator, and last वाला था handicraft goods, interstate, no need to register. Correct? This is what we have discussed in 22, 24, 23. एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, it would be स्टेट वाइज. क्या आप विद इन दी स्टेट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? द आंसर इज यस. इफ यू वांट यू कैन टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट, पर अलग अलग स्टेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन साथ में ही लेना पॉसिबल है ही नहीं. यू हैव टू टेक सेपरेटली व्हेन इट इज डिफरेंट स्टेट. विद इन दी स्टेट आपके ऑप्शन पे, अगर आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है ले सकते हैं. और जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं आपको मिलता है GSTIN, दैट इज GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच इज अ 15 डिजिट PAN बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड. सो इट इज बेस्ड ऑन PAN. तो थ्रू आउट द इंडिया your 10 digits will remain same, that is PAN. Thereafter
यू शुड ऑल्सो नो कि रजिस्ट्रेशन क्या चीज के लिए लेते हैं. प्लेस ऑफ बिजनेस. यस, अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन includes a godown or warehouse. Second, a place where he maintains books of accounts. And the third one is premise of an agent from where goods are sold. Three things. कोई भी place of business या तो principal place of business हो सकता है या additional place. याद रखिएगा, principal place is the place reported as principal and declared as principal. बाकी सारे जो ब्रांचेस होंगे ना विद इन द स्टेट उनको बोलेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट इन दिस केस, अगर आपका एक ब्रांच 10 लाख लिमिट वाले स्टेट में है, एक ब्रांच 20 वाले में, एक ब्रांच 40 वाले में, तो कौन सा लिमिट कंसीडर होगा? बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर इज पैन वाइज. इन दैट केस अगर आप तीनों से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो विच एवर इज लोअर, मतलब 10 लाख कंसिडर हो. सर पर अगर 10 लाख वाले से कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, खाली अल्कोहलिक लिकर बेच रहे हैं जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, तब 20 लाख. सर पर अगर 10 और 20 दोनों से कुछ टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रहे, हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं सिर्फ मुंबई से जिसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख है, इन सच केसेस 40. तो याद रखना वापस, इफ द टर्नओवर is to be checked for all the branches throughout India, then whichever is lower is considered for all the branches from where taxable supply is made. जहां से भी आप taxable supply कर रहे हैं वो whichever is lower consider कीजिए एंड काम खत्म. तो यहां मणिपुर, यहां एक एग्जाम्पल ले लें तेलंगाना, एंड यहां एक एग्जाम्पल ले लें महाराष्ट्र. तो अगर तीनों से टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है तो 10 लाख, अगर ये दोनों से टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है तो 20 लाख, अगर सिर्फ महाराष्ट्र से टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन लिमिट हो जाएगा 40. पर सर सबका टर्नओवर तो ऐड होगा ना एग्रीगेट टर्नओवर के लिए. हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड ऑल सप्लाईज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. ये समझ में आया? हाँ. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. 40 लाख का enhanced registration limit is not available if a person supplies पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम. अगर पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम सप्लाई करते हैं तब 40 लाख का लिमिट नहीं मिल सकती. सर अगर 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा तो फिर कंसीडर करेंगे 20 एंड 10. तो रजिस्ट्रेशन लिमिट फॉर पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम can never be 40 lakh. It will always be either 20 lakh or 10. 20 lakh for every and MTNM, Manipur, Tripura, Nagaland, Mizoram के लिए 10 lakh. Clear? ठीक. Last point under this entire discussion. ध्यान से सुनना. Say suppose अगर मैं सिर्फ कैलकुलेटर सेल करता हूं, मेरा टर्नओवर है 35 लाख और मैं इंटरेस्ट कमाता हूं, मेरा टर्नओवर है 1 लाख इंटरेस्ट अर्निंग, तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर तो 36 हो गया. याद रखना इंटरेस्ट जो मैं कमाता हूं ना, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन लिमिट. ओनली फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, पर यहां तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. अब देखो ये गुड्स है, ये सर्विस है, तो रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या होगा? सर दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 होगा. गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है. अगर आप इंटरेस्ट कमाते हैं और बाकी का आपका खाली गुड्स का टर्नओवर है तो फिर आपको ऐसा माना जाएगा कि यू आर प्रोवाइडिंग ओनली गुड्स. अरे वापस अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं और बाकी का आपका पूरा टर्नओवर गुड्स का है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ you are exclusively dealing in goods. That means इस पर्सन का रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या होगा? इस पर्सन का रजिस्ट्रेशन लिमिट होगा 40 लाख. बट अगर थोड़ी रिपेयर की सर्विस भी देता है तो हाँ सर, रिपेयर की सर्विस अगर देगा तो रजिस्ट्रेशन लिमिट विल कम डाउन टू 20 लाख. क्लियर? So this is about section 22, 23, 24.
with the additional points. अब बात करते हैं सेक्शन 25 की, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं। पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन सिंपल थिंग्स। द टाइम लिमिट टू टेक रजिस्ट्रेशन इज 30 days from the date you are liable to register. If you don't apply within 30 days, तो आपका effective date of registration will not be date you were liable, it will be date of grant of registration. तो याद रखना, if you apply within 30 days, effective date will be date when you were liable to register. If you apply after 30 days, effective date will be date of grant of registration. समझ में आया था? ठीक है, ओके। Distinct persons, you already understand कि branches which are registered separately are called as distinct persons. Okay. Now talking about the registration process. देखिए, पहले आप जाके पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद सबमिट करेंगे, आपको मिलेगा टेम्पररी रेफरेंस नंबर। वंस यू गेट दैट टेम्पररी रेफरेंस नंबर, यू विल मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी, यू विल फिल स्पेसिफाइड डिटेल्स। आपने स्पेसिफाइड डिटेल्स फिल किए, सबमिट किया, ये एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। फिर प्रॉपर ऑफिसर, इफ ही इज सेटिस्फाइड, he will grant the registration. If he is not satisfied, he will give a notice to reply within 7 days. You file your reply, again satisfied, not satisfied. ये प्रोसेस पूरा था। अब एक नया फील्ड ऐड हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन। ध्यान से सुनो। If you get your आधार ऑथेंटिकेटेड, 15 डेज का टाइम मिलता है। आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्लिक किया है, सर आधार ऑथेंटिकेशन होता क्या है? आधार ऑथेंटिकेशन इज रिसीविंग अ हाइपरलिंक। वो हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, आधार नंबर एंट्री करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल किया, आधार ऑथेंटिकेट हो गया। दैट इज ऑप्शन 1। समझ में आया? सो आधार ऑथेंटिकेशन, इफ यू चूज फॉर इट, यू हैव टू कंप्लीट विद इन 15 डेज। अगर आपने 15 डेज में आधार ऑथेंटिकेट कर दिया, तो जैसे ही आपने आधार ऑथेंटिकेट किया, एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। सर अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया या मैंने इसके लिए ऑप्ट ही नहीं किया, तब क्या होगा? इफ आई डोंट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और इफ आई फेल टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन, इन दैट केस ऑफिसर विल गेट 30 days टाइम टू वेरीफाई माई एप्लीकेशन। और अगर आधार ऑथेंटिकेट किया, सर आधार ऑथेंटिकेट किया, तो अगर उसने 7 days में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया ना, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ये याद आया? तो अगर 7 working days में इफ ही डज नॉट टेक एक्शन, देन यू गेट अ डीम्ड रजिस्ट्रेशन इफ यू ऑथेंटिकेट आधार। If you don't authenticate Aadhaar, then the officer has 30 working days, plus he will also do a physical verification of the premise. इतना हो गया। और एक पॉइंट ऐड हुआ, if you have authenticate Aadhaar but still officer feels that physical verification is necessary, then with the permission of assistant commissioner, deputy commissioner, he can do a physical verification and then grant you registration. उस केस में भी deemed registration 30 days के बेसिस पे होगा। Let me sum up. आपने आधार ऑथेंटिकेट किया and officer does not feel that it is necessary that physical verification is done, तब 7 working days में deemed registration. If you don't do आधार authentication or you fail to complete Aadhaar authentication, or officer thinks that physical verification of the premise is necessary, so in these 3 cases, officer will get 30 days time. उसके बाद same satisfied, not satisfied. अगर he is satisfied, then he will grant. If he is not satisfied, he will issue a show cause notice.
Once he issues show cause notice, again he has 7 working days time. देखिए आपका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आने के बाद आज भी लॉ में 7 वर्किंग डेज ही लिखा हुआ है, वहां कोई चेंज नहीं हुआ. तो चेंज कहाँ हुआ है सर? चेंज हुआ है खाली स्टेप 1 में. स्टार्टिंग का जो स्टेप्स है ना, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो पहले उसे 7 वर्किंग डेज मिलेगा. इनिशियली दिस वाज 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज को 7 वर्किंग डेज किया, और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया तो वो 30 डेज हो जाएगा. समझ में आया? ठीक है. अब से सपोज यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूएन और एम्बेसी, जिनको यूआईएन मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉरगेट अबाउट नॉट डूइंग और डूइंग, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. किसके लिए? सिटीजन हु इज नॉट अ सिटीजन इन इंडिया, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, public sector undertaking, and finally a person who applies for unique identification number. ठीक है? Okay. So this is about section 25. अब हम बढ़ते हैं section 27 पे. 26 is just deemed registration. अगर आपने CGST Act में registration लिया है तो it is deemed that you have also taken registration under SGST Act. 27 is important. Casual taxable person, non-resident taxable person. Some key points to remember. ये ध्यान रखना. First point we should never forget. They have to pay tax in advance on estimate basis. Second, they have to apply for registration at least 5 days prior to commencement of business. ठीक है? Third, they cannot start business unless registration certificate is available. हाँ, उन लोग को registration certificate नहीं मिलेगा तब तक business start नहीं कर सकते. Fourth, validity is 90 days from the effective date or days mentioned in application, whichever is lower. तो मतलब मैक्सिमम वो लोग 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और एक एक्सटेंशन मिलता है विच इज एडिशनल 90 डेज. पर याद रखना, एडिशनल 90 डेज का एक्सटेंशन आपको तभी मिलेगा जब आप एडिशनल अमाउंट ऑफ एडवांस पे करोगे. प्लस सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड कि 180 डेज से ज्यादा तो आपको कभी सीटीपी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं सकता. और जब हम एडवांस का बात करते हैं, व्हाट विल यू पे? यू विल पे योर नेट लायबिलिटी. सर नेट लायबिलिटी क्या हुआ? नेट लायबिलिटी विल बी आउटपुट माइनस आईटीसी. तो आपको पूरा आउटपुट एस्टिमेटेड नहीं पे करना है, आउटपुट माइनस आईटीसी, जो बैलेंस टैक्स बचता है वो आपको एडवांस में पे करना है. एंड नॉर्मली एनआरटीपी के पास अगर पैन नहीं है तो ही कैन यूज पासपोर्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इन हिज कंट्री टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. क्लियर? सर ये लोग होते कौन है? वो तो हम लोग पहले देखे थे. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु डज बिजनेस ओकेजनली इन अ स्टेट वेयर ही डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. एग्जाम्पल, मैं गुजरात में हूं, गुजरात में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, मुझे मुंबई एक एग्जीबिशन में सेल करने जाना है, प्रोडक्ट सेल करना है, उधर जाके दिखाना नहीं है, खाली प्रोडक्ट सेल करना है. तो मुझे मुंबई में बोलेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. आई एम डूइंग बिजनेस ओकेजनली इन मुंबई एंड आई डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई. क्लियर? ठीक है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन हुआ? हु डज बिजनेस ओकेजनली एंड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया. तो इंडिया में उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस नहीं है, उसे बोलेंगे एनआरटीपी. समझ में आया? ठीक. ओके. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट
ब्लॉक क्रेडिट पे एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एनआरटीपी को 1 रुपया का भी आईटीसी नहीं मिलता है एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, उस पे आईजीएसटी जो पे करता है ना उसका आईटीसी मिल जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 28 पे। सेक्शन 28 क्या है? अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन। अब देखिए सिंपल प्रोसेस है, याद रखिएगा 3 कोर एरियाज है। देखिए 2 टाइप होते हैं, नॉन कोर, कोर। नॉन कोर एरिया इज एनीथिंग अदर देन कोर, और नॉन कोर एरिया में जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल किया इट इज अप्रूव्ड, there is no officer sitting there to approve non-core things, system automatically approves and makes the change. Core area 3, name, address and details of partners, directors, trustee etc. So in such cases core area में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वापस satisfied, not satisfied, satisfied है तो अप्रूव हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाइड ही विल इश्यू नोटिस, फिर 7 days टाइम मिलता है एंड देयर आफ्टर अगेन वापस सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। याद रखिएगा ये जो आपने 37 और 7 देखा था ना अमेंडमेंट में, यह है 15 वर्किंग डेज इन फर्स्ट पार्ट डीम्ड एक्सेप्टेंस एंड 7 वर्किंग डेज इन द सेकंड पार्ट डीम्ड एक्सेप्टेंस। इतना याद रखिएगा। चेंज इन पैन विल लीड टू न्यू रजिस्ट्रेशन टू बी अप्लाइड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन पैन। ठीक है। कैंसलेशन अगेन आई इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखिए कैंसलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 29 देयर कैन बी 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप हो सकते हैं? या तो मैं एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आई अप्लाई फॉर कैंसलेशन एंड द सेकेंड वन इज suo moto cancellation by officer. I can apply in 3 cases: discontinuance of business, change in constitution, third one, a person no longer liable to register under 22 or 24. This is where I will apply. Can officer cancel suo moto? हाँ, officer can cancel suo moto if I have done contravention of certain things. अब इसमें लिस्ट बड़ा है। एक, I am supplying goods without invoices. I am carrying on business from a place other than registered place. I have violated section 16. Section 16 कौन सा है? ITC का conditions to take ITC. Then mismatch between GSTR 1 and GSTR 3B. देन एंटी प्रॉफिटियरिंग जो आप सीए फाइनल में पढ़ते हैं, एंड फाइनली रूल 86B वायलेशन। 86B आई विल टेल यू इन द फ्यूचर वीडियोस, वहां 86B का वायलेशन है तो भी ऑफिसर कैन कैंसिल इट। दीज आर स्पेसिफाइड कॉन्ट्रावेंशंस। सेकेंड एरिया इज इफ आई हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर 6 months। थर्ड, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन and I have not started business for 6 months. And last one is registration taken by fraud, willful misstatement or suppression of fact. In that case officer can cancel it. तो ध्यान से याद करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन 3 केस में, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर। सुओ मोटो में कॉन्ट्रावेंशन, सर बहुत सारे कॉन्ट्रावेंशन मेंशन्ड है। हाँ, बहुत सारे कॉन्ट्रावेंशन मेंशन्ड है। फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन कैन बी गुड्स विदाउट इनवॉइस, सेकेंड कैन बी कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम अदर प्लेस, देन अ रजिस्टर्ड प्लेस, थर्ड कैन बी सेक्शन 16 वायलेशन, then GSTR 1, GSTR 3B mismatch, Rule 86B, which will come in future. Then not filed returns for 6 months. Then
वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, बट 6 महीना से मैंने बिजनेस शुरू ही नहीं किया. एंड द लास्ट वन इज टेकन रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट. समझ में आया? ठीक है. अब जब आप खुद अप्लाई करते हो, तब जैसे ही आपने अप्लाई किया या जिस डेट से आपने कैंसलेशन मांगा, विच एवर इज लेटर, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा. सर सस्पेंड हो जाएगा मतलब ना तो आपको अब रिटर्न फाइल करनी है, ना आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है सर. और सुओ मोटो जिस दिन नोटिस इशू हुआ उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा. सर सस्पेंड मतलब 2 चीज, ना तो आपको अब रिटर्न फाइल करनी है, ना आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. इतना पावर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास था. अब गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को और पावर दिया. अब एक नया प्रोविजन अप्लाई हुआ है. सस्पेंशन कैन बी डन बाय प्रॉपर ऑफिसर if he finds significant mismatch between GST returns or any other analysis. अब ये significant mismatch लॉ में डिफाइन नहीं है. अगर ऑफिसर को लगता है there is significant mismatch in GST return, then he can cancel the registration. Yes. पहले वो सस्पेंड करेगा, सस्पेंड करके 30 डेज का टाइम देगा, और 30 डेज के अंदर भी अगर आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो वो कैंसिल कर देगा. This is a new power where he can suspend the registration. समझ में आया? ठीक है. एंड जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसल होता है, आपको करना पड़ता है रिवर्सल ऑफ ITC ऑन स्टॉक. सर कितना करते हैं? अब ध्यान से देखो, कितना ITC आप रिवर्स करोगे. पहली बात, आप 2 चीज पे रिवर्स करोगे, एक इनपुट्स पे, एक कैपिटल गुड्स पे. करेक्ट? हाँ सर. इनपुट्स पे आप कितना रिवर्स करोगे? इनपुट्स पे रिवर्स करोगे ITC टेकन, और कैपिटल गुड्स पे रिवर्स करोगे प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ. सर ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. हाँ ऑब्वियसली आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इतना रिवर्सल करना पड़ता है जब रेगुलर से कॉम्पोजिशन आते हैं या टैक्सेबल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया तो इतना रिवर्सल करते हैं. इनपुट्स पे ITC टेकन और कैपिटल गुड्स पे प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ. एक चीज एडिशनल है इसमें, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, मतलब सेल प्राइस एक्सपेक्टेड ऑन दोज इनपुट्स, यू हैव टू कंसिडर दैट. सेम चीज प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर. मतलब जब भी आप सेक्शन 29 के रिवर्सल में आते हो, तब आप खाली ITC नहीं, ITC और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर विल बी द रिवर्सल. क्लियर? कैपिटल गुड्स पे प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर. और याद रखना, अगर ये रिवर्सल करने के बाद आपके ई क्रेडिट लेडजर में कुछ भी रुपया बच जाता है, ई क्रेडिट में मतलब ITC बैलेंस बच जाता है आफ्टर रिवर्सल, दैट बैलेंस विल लैप्स, मतलब गवर्नमेंट विल ईट अवे दैट मनी, इट विल नॉट बी गिवन बैक टू यू. ओके. एंड द लास्ट प्रोविजन इज रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, जो आता है सेक्शन 30 से. देखिए, अगर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल कर दिया है तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. रिवोकेशन अप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर. जिस दिन आपको कैंसलेशन का ऑर्डर मिला ना, वहां से 30 डेज में यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन. मतलब ऑफिसर को वापस लिख रहे हो कि प्लीज वापस मेरा रजिस्ट्रेशन दे दो. अब ये 30 डेज ना बहुत कम टाइम था. गवर्नमेंट ने 2 एक्सटेंशन दिया है बाय अमेंडिंग सेक्शन 30. दिस कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय एडिशनल 30 डेज बाय एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, एंड प्लस कमिश्नर कैन फर्दर एक्सटेंड इट बाय अनदर 30 डेज. दैट मीन्स आज के तारीख में टोटल एक्सटेंशन मिला के
will be 90 days. मतलब how much time do I get for revocation application? 90 days. और एक बार मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, ऑफिसर को 30 डेज में ऑर्डर पास करना है, पर अगर उसे रिजेक्ट करना है तो वो पहले मुझे नोटिस देगा, मैं 7 डेज में रिप्लाई करूंगा, उसके बाद उसे 30 डेज मिलेंगे टू पास दी रिवोकेशन ऑर्डर. या तो वो रिवोक कर देगा या मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा. समझ में आया? सो वी स्टार्टेड विथ सेक्शन 22, 23, 24, ये हमारा स्टार्ट था. फिर हम गए 25 पे, फिर 27, फिर 28 एंड फाइनली वी क्लोज्ड इट विथ 29 एंड 30. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो.